बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब नेक्स्ट इंटरव्यू किसका आ सकता है? खैबर मानेका का, फरूख हबीब का, या फिर बुशरा बीबी का? इसके अलावा जो बयान हल्फी आ रहे हैं, इन बयान हल्फी के पीछे की कहानी क्या है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि डॉन टीवी की जो सहाफत के अलमबरदार हैं और जिन्होंने सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू टेलीकास्ट करने से इनकार कर दिया था, बिलाखिर वो इंटरव्यू गुज़िश्ता शब ऑन एयर हो गया, टेलीकास्ट हो गया। उस इंटरव्यू के पीछे की क्या कहानी है, इंटरव्यू में कहाँ कहाँ झोल हैं, कहाँ कहाँ इंकशाफात हैं, ये सब अभी के व्लॉग में शामिल हैं। तो मैं नाज़रीन, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त एक सिलसिला चल पड़ा है बयानात का, यानी इंटरव्यूज का। मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके पीटीआई के रहनुमा इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ उस्मान डार से, और उसके बाद दूसरा इंटरव्यू जो आया वो आया सदाकत अली अब्बासी का। अब उसके बाद किसका इंटरव्यू आना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि जो ज्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं वो हैं खैबर मानेका साहब के, क्योंकि खैबर मानेका को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है, और एज सच अगर उस केस को देखा जाए तो उसमें खैबर मानेका की गिरफ्तारी बनती नहीं है। ताहम दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी को, खैबर मानेका को गिरफ्तार किया गया। अब इस वक्त की इतलात ये हैं कि खैबर मानेका पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इमरान खान की करप्शन के हवाले से किसी टीवी चैनल को वो इंटरव्यू मैनेज करेंगे और वो उसमें उन सवालात के जवाब दे दे, और इमरान खान की करप्शन के बारे में जो चीज़ें सब बता दें, यानी अलकादिर ट्रस्ट केस का जो मामला है वो भी बता दें, और अपना तोशाखाना केस का भी बता दें, और उसके अलावा पंजाब में कितनी करप्शन हुई और फराह गोगी ने कितनी करप्शन की, उस्मान बोजदार ने क्या क्या किया, एक एक चीज बता दो और उसके बाद आप आजाद हो। तो इसलिए ये एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि खैबर मानेका का इंटरव्यू आया चाहता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जिसके हवाले से क्या साराइयां चल रही हैं वो है फरूख हबीब, जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज शाहीन साहबाई ने जिसको कहा था कि वो मर चुके हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह फरूख हबीब साहब को ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनका साया अपने बच्चों पर सलामत रखे। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है ना, ये बहुत गलीज सोच की पैदावार होता है। तो बहरहाल फरूख हबीब जिंदा हैं, सलामत हैं, और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फरूख हबीब का नेक्स्ट इंटरव्यू हो सकता है। और अगर फरूख हबीब का इंटरव्यू होता है तो फिर ये बहुत ही बड़ा और इंतहाई अहम तरीन इंटरव्यू होगा। इसके बाद यानी जिसका तीसरे नंबर पे जिसका जिक्र किया जा रहा है उसको मैं तीसरे नंबर पे कहूं, या फिर उसको नंबर 1 पे ले जाऊं, या A+ पे ले जाऊं, ठीक है? तो वो है बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी। अब ये भी जाहिर किया जा रहा है कि खैबर मानेका की गिरफ्तारी के बाद उनकी बहन, उनके बेटों और उनकी बेटी और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से बुशरा पर शदीद दबाव है कि कुछ भी करके खैबर मानेका को बाहर निकाला जाए। अब इसके लिए बुशरा के पास सवाए जो है वो किसी चैनल पे जाके इंटरव्यू देने के और अपने तमाम जो गुनाह हैं करप्शन के उनके इतराफ करने के और कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। अब अगर इन चीज़ों को देखें तो फिर अंदाज़ा होता है कि यकीनन जो सख्त तरीन दबाव है वो या तो खैबर मानेका पर है या पिंकी बुशरा बीबी पर है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से पहला इंटरव्यू किसका नशर होता है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू पर जाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग कुरान करीम को हाथ में उठा के बयान हल्फी दे रहे हैं। ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें किस किस ने, जो मुख्तसरन मैंने किया है कि किस किस ने बयान हल्फी दिया है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमाद अज़हर है और मैं बावजू हालत में अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के ये हल्फ उठाता हूँ कि मेरे सामने इमरान खान ने कभी किसी पुरतशद्दुद एहतजाज की या अमल की ना गुफ्तगू की, ना कोई ऐसा पैगाम दिया, ना कभी किसी को हदायत दी। मैं अली अमीन गंडापुर
अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। शुमाली पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर और इस कलाम पाक को गवाह बनाकर हल्फन ये इकरार करती हूँ कि मेरी इस तवील अरसे की जद्दोजहद में मैंने कभी अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान साहब को कभी भी आईन, कानून, मुल्क, रियासती इदारे या इदारों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की हिदायत देते हुए ना कभी सुना और ना कभी देखा। पे हल्फ ले रहा हूं जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूं कि आज मैं अपने होश व आवाज के साथ कह रहा हूं, मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दी। मेरा नाम फलक जावेद खान है और आज मैं कुरान पाक उठाकर ये बयान हल्फी देती हूँ कि इमरान खान साहब ने या पीटीआई की लीडरशिप ने हमें कभी भी किसी भी तरह का जलाव घिराव करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए या मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी तरह की कभी कोई हिदायत नहीं दी और ना ही हमें कभी उकसाया है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को हाजिर नाजिर जानकर कुरान पाक पर हल्फन ये बात करता हूँ, इमरान खान साहब ने आज तक ना तो कानून और आइन को तोड़ने की, न ही अदारों की तज़ीक की, न ही अदारों के साथ टकराव की और न ही कभी फौजी तनसीबात पर हमले की बात की है और न ही कोई इंस्ट्रक्शन दी है। मैं हल्फन इकरार करता हूँ और अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि इमरान खान ने कभी भी मुझे, मेरे साथियों को, मेरे कुलीग्स को किसी मीटिंग में, किसी इजलास में, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, किसी और ज़रिए से, पैगाम के ज़रिए से कभी भी हमें अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी उकसाने की कोशिश नहीं की है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो मफरूर हैं, ये वो लोग हैं जो भगोड़े हैं, ये वो लोग हैं कुछ तो मुल्क से भागकर इटली बैठे हुए हैं, कोई जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान के ऐसे इलाकों में बैठे हुए हैं कि जहाँ की इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब इनमें इतनी गैरत, इतनी हिम्मत, इतनी हया या इतनी शर्म है कि वो आके अदालत में बोलें कि जी ये इस तरह हुआ था और इमरान खान ने हमें 9 मई के हवाले से कुछ नहीं कहा था, यकीनन नहीं आएंगे। बहरहाल कुरान करीम हाथ में उठाकर झूठ बोलना अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह के कहर को दावत देना है और उसकी सज़ा इमरान खान को जेल में मिल रही है। नाज़रीन, डॉन टीवी मशहूर है कि उनके सहाफ़ती अक़दार और आदाब जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं। वो किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाते और कोई भी दबाव उन पर आ जाए वो उसको ठुकरा देते हैं। उसके बदले चाहे उनको बिजनेस में कितना भी लॉस क्यों न उठाना पड़े, लेकिन वो अपने उस पर मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि पीटीआई के मुनर्रिफ रहनुमा सदाकत अब्बासी को लाया गया डॉन टीवी। एक बार लाया गया, फिर वापस ले जाया गया, फिर दूसरी बार लाया गया और फिर इंटरव्यू किया गया। अब उसके बाद जो एडिटोरियल बोर्ड था उन्होंने इंटरव्यू को एयर करने से मना कर दिया, रोक दिया सख्ती से कि ये इंटरव्यू नहीं चल सकता। तो बहरहाल आज इंटरव्यू नशर हो गया, यानी गुज़िश्ता शब वो इंटरव्यू नशर हुआ। अब जो इंटरव्यू नशर हुआ उसमें अगर आप ये कुछ तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि सदाकत अब्बासी का चेहरा किस तरह है और सदाकत अब्बासी के चेहरे पर किस तरह मेकअप को मल दिया गया है। और ये मेकअप जो है ये हकीकत और जो सच है उसकी दास्तान बयान कर रहा है। नाज़रीन, अब सदाकत अब्बासी का कहना है कि पहले मैं दोस्त के पास था, फिर मैं गिलगित बिल्तिस्तान चला गया, वहाँ से मुझे पता चला कि जी मेरे खिलाफ कोई केसेस हैं 9 मई के हवाले से, तो फिर मैं अदालत में आया, वहाँ से ज़मानत ली और फिर मैं आपके प्रोग्राम में आ गया। अल्लाह के बंदे, तुमने अगर दिन में ज़मानत ली होगी तो यकीनन दिन में ही ली होगी ना, अदालतें दिन में खुलती हैं। आपने दिन में
جو ہے وہ کیا, ضمانت کروائی, اس کے بعد آپ گھر نہیں گئے. ہاں, آپ گھر نہیں گئے. ذرا یہ بھی مجھے بتا دیں کہ انٹرویو میں آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا تھا یہ کس کا تھا؟ کیونکہ جب آپ گھر پہنچے ہیں اور گھر کا زینہ چڑھ رہے ہیں, یہ ویڈیو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے, آپ نے کوئی کوٹ نہیں پہنا ہوا, اور آپ جب والدہ سے مل رہے ہیں تو کس قدر سسک رہے ہیں. ناظرین, ذرا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں, آڈیو میں نے اس کی کھولی ہوئی ہے تاکہ آپ سسکیاں سن سکیں. یہی وہ سسکیاں ہیں جو حقیقت بیان کر رہی ہیں کہ صداقت عباسی کس دوست کے پاس تھا, اور ان دوستوں نے صداقت عباسی کی کتنی خاطر تواضع کی ہے اور کس طرح کی ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ جی میں تو جو ہے وہ میجسٹریٹ کے پاس بھی گیا تھا اور وہاں 164 کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے, اور انہوں نے کہا جی عمران خان کو مراد سعید, شیرین مزاری, شہباز گل اور دوسرے جو تھے وہ ایکسٹریم پر لے گئے, اور 9 مئی کا رد عمل اس ایکسٹریم کا نتیجہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا پورا سال بیانیہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ میں آنا ہے, اور پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو پھر GHQ, ISI اور جتنی بھی فوجی تنصیبات ہیں ان کے سامنے بھرپور احتجاج کیا جائے, اگر عوام زیادہ ہو تو پھر GHQ میں گھس جائیں. لیکن اس کے حوالے سے یہ ٹویٹ اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہے صداقت عباسی صاحب کا. ذرا ملاحظہ فرما لیں, دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی تشدد نہیں کرنا, توڑ پھوڑ نہیں کرنی, داخل نہیں ہونا. اور اس کے بعد اب ذرا یہ صداقت عباسی کی مختصر سی ویڈیو ہے, یہ ملاحظہ فرما لیں. عمران خان صاحب کی طرف سے حکم ہے, احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, لیکن کوئی چیز ہم نے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جو توڑ پھوڑ کے ان چیزوں کے حامی نہیں تھے, مخالف تھے, تو پھر آج وہ ایسی بات کیسے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان, یہ کہا جاتا رہا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوئے تو ہم کو کہاں جانا ہے, یعنی GHQ, ISI کے دفاتر, اور پھر اگر GHQ, خاص طور پہ GHQ, وہاں پر اگر آپ کی تعداد زیادہ ہو تو پھر آپ نے اندر گھس جانا ہے, تاکہ اندر جو ہمارے معاملات جس طرح سیٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد ان کو بھی پتہ چلے, اور پھر فوج کے اندر بغاوت پیدا ہو. اور جو لانگ مارچ کیا گیا تھا لاہور سے, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کو رکوایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی جبراً, یعنی سخت احتجاج کے ذریعے, یعنی مزاحمتی احتجاج کے ذریعے مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے. انہوں نے کہا کہ جی میں آج سے سیاست چھوڑ رہا ہوں 9 مئی کے بعد, اور میں پارٹی کا جو عہدہ ہے وہ بھی چھوڑ رہا ہوں, اور آج سے میرا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین, یہ جب انٹرویو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا تو ٹھیک اسی وقت ڈان میں کام کرنے والی ایک خاتون صحافی نے ایک ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے. انہوں نے کہا کہ جی صحافت کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جھوم کے نکلے, ظاہر ہے کہ جذبات میں جھوم اور دھوم میں مسئلہ ہو گیا ہوگا. تو بہرحال صداقت عباسی کا جی انٹرویو ٹیلی کاسٹ ہو گیا, بہت بڑے جول کے ساتھ, بیچ میں بہت زیادہ کٹ لگے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ اس بے رحمی کے ساتھ ایڈٹ کیا گیا ہے. اور یہ انٹرویو جو عمومی طور پر 40 منٹ کا ہونا چاہیے تھا, بمشکل یہ انٹرویو 25 منٹ کا تھا, اور باقی جو ہے وہ بریک لے کر پورا کیا گیا. اور اس سے پہلے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو لیا گیا, اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ریکارڈڈ انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو بہرحال ڈان کی صحافت کا جنازہ بھی ہم نے نکلتے دیکھا. ہم نے سنا تھا کہ ڈان اور جیو کسی صورت کمپرومائز نہیں کرتے, کسی صورت کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ صحافت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.